हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन फाउंडेशन। आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। बस आज थोड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, इसलिए आप परेशान ना होइए। आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। बस आप जल्दी से अब थोड़ा सा आप सिलेबस ले चलेंगे। आप बस ऐसे पढ़ते रहिए, बस रहिए। इसके पहले आपको लेक्चर मिला हुआ था वैद्युत चालन का, जो आप पहले वीडियो पढ़ चुके हो, उसको समझ चुके होंगे। आप जानते हैं कि आप कॉलेज से ये सारा लेसन पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लेटे रहिए बिस्तर के अंदर। इसके बाद क्या करिए, चुप्पे से देखते रहिए, कोई समस्या नहीं, आपको रिकॉल फिर से हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम पढ़ते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा चुके थे आपको कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो आपको बताया थे आवेश वाहक जो होते हैं, यानी आवेशों की गति कराने के लिए वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने आपको बताया था किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाभिक से बहुत दुर्बल वैद्युत बल से बंधे होते हैं। जब इनको हम रगड़ते हैं आपस में तो ये उसमें ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उस कक्षा को छोड़कर उस क्रिस्टल यानी पदार्थ के भीतर भ्रमण करने लगते हैं, जिससे आवेश गतिशील होता है। तो हमने ये बताया था। आज उसी में थोड़ा सा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ क्या होता है। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन्स हो उनके माध्य मुक्त पथ क्या होता है उनको समझना है हमें। चलिए आइए हम लिख के समझाते हैं आपको। माध्य मुक्त पथ क्या होता है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो माध्य मुक्त पथ मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, या लिख सब मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, इलेक्ट्रॉन द्वारा, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है द्वारा, दो कर्मागत याद रखिएगा, दो कर्मागत टक्करों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या के, सपोज कर लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहा था, एक टक्कर यहां से खाया, फिर यहां पे पहुंचा, तो दूसरा टक्कर खाया ना। तो पहले टक्कर और इनके बीच की दूरी, ये इलेक्ट्रॉन्स थे यहां से यहां तक आए, तो इसी दूरी का जो हो जाए, सपोज कर ले एस हो, तो ये दूरी है, यानी ए से बी तक की जो दूरी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ का, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। बताए थे किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते रहते हैं, तो भ्रमण करते रहते कितनी कर्मागत, वही कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो कर्मागत टक्करों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ज़्यादा इसमें नहीं ऐसा पढ़ना है, तो बस हो गया। चलिए, बहुत छोटी छोटी डिफरेंशन है। श्रांति काल, सेम उसी श्रांति काल को यानी समय होता है। देखो लिखा हुआ रिलैक्सेशन टाइम, आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि रिलैक्सेशन टाइम यानी टाइम है, तो वही कि माध्य मुक्त पद के बीच के समय को, यानी माध्य मुक्त पद ऐसे लिख सकते हैं कि माध्य मुक्त पथ की दूरी तय करने में लगा समयांतराल को ही श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। यानी जैसे कोई इलेक्ट्रॉन से अभी बताया, यहां से गया, एक टक्कर खाया, दूसरा टक्कर यहां से, तो इनके बीच का जो समय हुआ, सपोज कर लीजिए डेल्टा टी, तो यहां से यहां तक, ए से बी तक का, यानी यहां से यहां तक आया, बी से ए तक, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक का समय ले लिया पहुंचने में। तो वही कह रहा है कि माध्य मुक्त पथ की दूरी तय करने में लगा समय अंतराल को ही श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से भी लिखते हैं, इसे लिख देते हैं, इसे टाउ से लिखते हैं। अभी आपको मिलेगा, देखो छोटी छोटी परिभाषा कभी आपसे पेपर में पूछ भी ली गई है और कभी नहीं पूछी गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक चीज और याद रखिए, अगर किसी चालक में
n इलेक्ट्रॉन्स है। अगर कोई मान लीजिए ऐसा चालक है उसमें n इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उनका औसत उसमें वेग निकालोगे तो शून्य हो जाएगा। किसी भी चालक कैसा भी हो उसमें अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो n इलेक्ट्रॉन्स होने पर उस औसत उसमें वेग क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं, अगर मान लें माना किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर उनका औसत उसमें वेग निकालोगे, औसत उसमें वेग, अगर औसत उसमें वेग निकालेंगे, देखो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस n1 un बटे कितना n बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो कोई भी होगा उसका 0 हो जाएगा। तो ऐसे आसानी से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अपवाह वेग, अपवाह तथा अथवा अनुगमन वेग, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में कई बार पूछा गया, अक्सर बार पूछा गया कि अपवाह वेग से आपको क्या समझते हैं, तो आप नहीं जानते होंगे क्योंकि आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा गया। चलिए, अपवाह वेग को समझते हैं कि अपवाह वेग क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, या अनुगमन वेग। तो देखो कि इसमें सिंपल सा है, बैटरी का विभवांतर, एक सेकेंड और थोड़ा पेन पतला कर, देखो लिखते हैं बैटरी का विभवांतर, बैटरी का विभवांतर, विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। त्वरित का मतलब उसको गति करना यानी चलाना, त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, प्रदान नहीं कर पाता। यानी जो जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसमें बैटरी का जो विभवांतर हो, इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाता है। त्वरित गति मतलब चलना होता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर चलेंगे नहीं तो आवेश नहीं बहेंगे। तो हमें उसी को पढ़ना है, कह रहा बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि या तार की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग, लगभग मान लीजिए इसका वेग होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही आरोपित करता है, ही आरोपित करता है। और देखो, और या उसमें वेग के ऊपर आरोपित करता है, किसके ऊपर, यानी 10⁻⁴ सेकेंड ही दे पाता है, या ऐसे लिख सकते हैं आरोपित करता है, या उसमें वेग पर लगता है। इस वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि जो बैटरी का विभवांतर होता है वो इलेक्ट्रॉनों को तुरंत गति नहीं प्रदान कर पाता। जैसे आप अगर हम एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर मान लीजिए कोई सपोज कर लो कोई बैटरी हो, अगर कोई बैटरी है, ऐसे कोई बैटरी है, उसमें आप जानते हो 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ से ऐसे होते हैं दोनों, ऐसे नीचे से आपस में ऐसे,
तो ये क्या करता है, इसमें अगर आप जोड़ दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जब इनको तार के द्वारा, अगर मान लीजिए किसी चालक को जैसे हमने क्या कर दिया, इसमें तार से जोड़ दिया, जब तार से जोड़ देते हैं तो यही कह रहा है कि बैटरी का विभवांतर उच्च विभव वाले सिरे की ओर। तो यहाँ से जब तार जोड़ा जाता है इनको, तो ये तार जोड़े जाने पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ से उच्च विभव वाले सिरे की तरफ गति करने लगते हैं, यानी उच्च विभव सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, ऐसे उच्च विभव वाले सिरे की ओर चलने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, इनको एक वेग प्राप्त हो गया। तो उसी सूक्ष्म वेग को ही क्या बोलते हैं, अपवाह वेग तथा अनुगमन वेग कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही आरोपित होता है, क्योंकि जब तार के द्वारा जोड़ते हैं तो तार की दिशा में इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। तो नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं चल पाते, क्योंकि आप बैटरी जानते हो इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं लेकिन नहीं चल पाते एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेकिन जैसे तार जोड़ते हैं, तार जोड़ने पर विभवांतर में चेंजिंग आ जाती है। जब विभवांतर में चेंजिंग आ जाती है तो जिस तरफ उच्च विभव होता है उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गतिशील हो जाते हैं, जिसके कारण किसी चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है या आवेश गमन करने लगते हैं। तो इसी आवेश को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि अनुगमन, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। आइए आगे से फिर पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, आगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह अथवा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। यानी अपवाह वेग होता है, एक चीज और ध्यान दीजिए, अपवाह वेग को हम इसे किससे लिखते हैं, इसे BD से लिखते हैं, बी सफिक्स में D से लिखते हैं। D का मतलब ड्रिफ्ट, B का मतलब कितना, वेलोसिटी से लिखते हैं। याद रखना, इसे हम क्या लिखते हैं, मात्रक आप जानते हो, वेग है तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद आ गए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो अगर मान लीजिए कोई चालक है तो इसकी हम लिखते हैं, माना किसी चालक में, माना किसी चालक में t सेकेंड में Q आवेश प्रवाहित होता है, t सेकेंड में Q आवेश प्रवाहित होता है, तब चालक में बहने वाली वैद्युत धारा, तब चालक में बहने वाली वैद्युत धारा। देखो वैद्युत धारा क्या होगा, देखो अगर हम निकालेंगे तो I बराबर क्या होगा, Q/T होगा। ठीक, इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हमने अगर मान लीजिए कोई चालक हो, उसमें t सेकेंड तक आवेश प्रवाहित होता, तो आपने पढ़ा था I बराबर Q/T। अब चालक कैसा हो, सपोज कर लीजिए इसमें कोई चालक है, जैसे हम फिगर बना के समझते हैं, ऐसे कोई चालक है, ये चालक है। अब इस चालक पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, यहाँ पर इसमें जैसे हैं ऐसे वितरित हैं, इसमें चालक पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये मान लिया कोई चालक है। अब इसका क्षेत्रफल हम क्या मान ले, क्षेत्रफल A है। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गति कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसमें मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यानी इसमें वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगे, मूव करने लगेंगे। अगर ये मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो कैसे मूव कर, ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर, इधर हो जाएगा, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, इतना हो गया। अब इसमें देखो जब इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक तार है तो तार का क्षेत्रफल भी होता है, आयतन भी होते हैं, तो आयतन में तो इसका हम थोड़ा सा और लिखते हैं, तो I बराबर, अब इसमें तार है तो कोई चालक तार है तो इलेक्ट्रॉन कितने बह रहे हैं उसको लिखते हैं। तो माना तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा प्रति एकांक आयतन में
आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इनका अपवाह वेग, मतलब इलेक्ट्रॉनों का, इनका अपवाह वेग BD है। तब देखो अगर हम लिखें कि 1 सेकेंड में चालक से गुजरने वाला आवेश, तो देखो 1 सेकेंड में लिख सकते हैं, देखो तब 1 सेकेंड में चालक से गुजरने वाला वैद्युत आवेश, देखो कितना हो जाएगा। अगर हम इसके आयतन की बात करें, अगर मान लीजिए इसका आयतन कितना होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये पूरे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल A है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स है अपवाह वेग 1 सेकेंड में 1 मीटर दूरी तय करता है, या 1 सेकेंड में वो उसकी जितनी दूरी होती है या वेग होता है उतनी दूरी तय करता है। जैसे हमने कहा एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से गति कर रही थी, अर्थात 1 सेकेंड में 5 मीटर दूरी तय कर रही। तो देखो अगर यहाँ से BD इसका वेग था, तो अपवाह वेग क्या है, इसका BD है। अगर BD है तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो 1 सेकेंड में कितना BD तो दूरी तय करेगा। तो अगर आप बेलन को मान लोगे तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन जो होता है, आपने जहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आप बल्कि ये पढ़े थे आधार का क्षेत्रफल इंटू लंबाई, तो देखो A इंटू बी हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, 1 सेकेंड में गति कर रहे हैं, तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो ये क्या, अगर एक आयतन है लेकिन इतना आयतन हो जाएगा, तो Na ये हो जाएगा, BD हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब आप देखो अगर t सेकेंड में निकालें, अगर हम निकालें कि t सेकेंड में चालक से गुजरने वाली वैद्युत आवेश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t सेकेंड में, तो NaB और t से क्या करना, आपको गुणा करा देना। अब इतना हो गया। अब देखो चालक से आवेश नहीं, 1 सेकेंड आवेश नहीं रहेगा, गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रॉन्स यहां रहेगा, गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स गुजर गए, यानी यहां से किसी 1 सेकेंड में चालक से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके प्रत्येक एकांक आयतन में यानी इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका आयतन कितना A इंटू BD होगा, तो गुणा का और T से गुणा करा दो तो इतना हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि इस चालक में T सेकेंड से गुजरने वाला कुल आवेश, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इतना आ गया, तो लेकिन हमें क्या निकालना है, आवेश। तो आवेश आपने पढ़ा था कि Q बराबर N इंटू E, तो हम निकालते हैं T सेकेंड में गुजरने वाला, T सेकेंड में गुजरने वाला कुल आवेश निकालोगे तो आप जानते हो, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम था ये, तो ये हो जाएगा NaBD इंटू T, और ये क्या होता है Ne होता है, आपने पढ़ा था पीछे Q बराबर Ne पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, ये है NaBD इंटू T, E से गुणा कर दो आवेश, यह मान क्या कर दो समीकरण में रखने पर, तो समीकरण 1 से यह हम कुल आवेश इसको क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, तो लिख दो Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर I बराबर Q बाई T, तो देखो हम लिख सकते हैं I बराबर Q का मान NaVD और T हो जाएगा इंटू कितना E, और बाई कितना हो जाएगा, T था तो T, देखो T से T कट गया, तो I बराबर कितना बचा, N बचा E बचा, तो NeA और इंटू कितना BD, ये हो जाएगा अपवाह वेग तथा क्या वैद्युत धारा। I का मतलब अपवाह वेग, BD का मतलब क्या, इसमें I का मतलब वैद्युत धारा, BD का मतलब अपवाह वेग, तो अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध जो हमें स्थापित करना था, तो बस ऐसे ही कर लेते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रिवाइज कर लेंगे तो दोबारा समझ में आ जाए, नहीं आएगा फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में एक स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका।
यहाँ तक आप ले लिए होंगे, ये भी ले लीजिए, लिए होंगे। ठीक, आगे पढ़ते धारा घनत्व। तो देखो ये धारा घनत्व क्या है, इसको आपको समझना है, क्योंकि धारा घनत्व क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया था आपको, सेम वैसे ही है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि धारा घनत्व में क्या है। तो देखो धारा घनत्व का सबसे पहले फार्मूला पढ़ दो। तो J बराबर क्या होता है फार्मूला, यदि हम धारा घनत्व लिख सकते हैं तो धारा घनत्व, घनत्व क्या होता है, ये वैद्युत धारा बट्टे क्षेत्रफल, ये होता है। अब अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको J से लिखते हैं, J बराबर I/A हो जाएगा। ठीक, इस पे लेकिन हमें एक परिभाषा देना है। ठीक है, तो परिभाषा कैसे दें, क्योंकि यही से हमें दिक्कत है। तो हमने इसलिए फार्मूला लिखा था। तो देखो किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। तभी हमने बताया था धारा घनत्व किसे कहते हैं। देखो धारा घनत्व, तो धारा घनत्व वैद्युत धारा तथा क्या है, क्षेत्रफल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में, यानी किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट से के क्षेत्रफल से गुजरने वाले अभिलंबवत, ये ध्यान देना, अभिलंबवत वैद्युत धारा को ही क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो I बराबर ये हो जाएगा J बराबर I/A। तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का आपने ले लिए होंगे, ये आपने ले लिया होगा। ठीक, अब इसका हम क्या बात करते हैं, थोड़ा सा और इसमें बात कर लेते हैं। यह क्या है, अदिश, यह एक सदिश राशि है, यह एक क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसकी दिशा जो होती है धन आवेश की ओर होती है। अब देखो अगर हम और निकालते हैं इसमें कि इनका मात्रक क्या होगा, तो धारा घनत्व का मात्रक निकालो, धारा घनत्व का मात्रक। अगर मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक I का मात्रक क्या होता है, आप कहोगे एम्पियर, और A का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बीमा की बात करते हैं कि इसकी बीमा क्या होगा, तो बीमा निकालो, A की बीमा क्या होता है, A इसका हो जाएगा, और यहाँ पे एम्पियर, और A की बीमा क्या होता है, बाई L2 हो जाएगा, ऊपर ले जाओ तो A L-2 हो जाएगा। तो बस आप ऐसे इसकी बीमा लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस ये हो गया। बहुत छोटी छोटी हेडिंग पढ़ना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, पेपर में पूछा गया। ठीक, चलिए अब हमें पढ़ना है गतिशीलता। इसके पहले एक और हेडिंग है, वो भी पढ़ लेते हैं गतिशीलता से पहले। तो कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए हम और एक हेडिंग पढ़ लेते हैं इसी के साथ साथ, लगे हाथ नहीं इसमें है, धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। अपवाह वेग में संबंध, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका संबंध क्या होता है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि इसमें इसका संबंध क्या होगा। तो देखो बहुत ही अभी हमने बताया था, J बराबर क्या बताया था, I/A। तो परंतु अभी हमने पीछे क्या बताया था, अभी आपको फार्मूला इसके पहले बताया गया था कि परंतु I बराबर क्या होता है, NEA और कितना BD, ये वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो J बराबर कितना हो जाएगा,
NEA और ये BD हो गया। अब बाई कितना ए से ए कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखो J बराबर NEVD। देखो कितना आसान से हमने क्या निकाला, डी का मतलब सफिक्स में है। तो ऐसे ये भी पेपर में कई नंबर एक बार पूछा गया, तो कभी कभी पूछा गया, लेकिन आप पढ़ लीजिए, बहुत आसान सा है, इसको आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने ले लिया होगा। अब हम क्या पढ़ते हैं, गतिशीलता। देखो ये गतिशीलता है। अब गतिशीलता क्या होती है, गतिशीलता का मतलब होता है कि जो कोई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करती है, गति प्रदान करती है। तो वो कैसे करती है, वही चीज़ हमें समझना है इनके इलेक्ट्रॉन्स को, कि वो गति कैसे प्रदान करती है। तो हमें गति को देखो, गतिशीलता का मतलब गति प्रदान करना, वो भी किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, उनको वैद्युत क्षेत्र में जब रखा जाता है तभी वो गति करते हैं। नहीं तो ये क्या होते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े गति करते हैं। जैसे एक पात्र में गैस के अणु को आप भर दीजिए तो गैस के अणु बने, वो कभी नहीं, तो वैसे बने। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर वैद्युत क्षेत्र इस पर आरोपित करते हैं तो वो गतिशील हो जाते हैं। तो देखो आवेश वाहक, या हम लिख देते हैं गतिशीलता, गतिशीलता वह अपवाह वेग है, वह अपवाह वेग है जो इलेक्ट्रॉनों पर एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, या जो चालक पर या आवेश, जो आवेश वाहक पर एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त करता है या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब कैसे क्या प्राप्त होता है, तो देखो अभी हमने इसको क्या लिख सकते, म्यू से लिखते हैं। मोबिलिटी म्यू बराबर हो जाता है कि BD बटे कितना, BD बटे E होता है। तो देखो एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को ही क्या बोलते हैं, गतिशीलता बोलते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं इसमें, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, या अर्थात एक परिभाषा और बना लो, अर्थात हम ऐसे अगर लिखना चाहें, एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को ही गतिशीलता कहते हैं। ये ही लिखा हुआ है, मिटा के लिख देते नहीं तब, को ही गतिशीलता कहते हैं। देखो आप एक परिभाषा और ऐसे आराम से बना सकते हैं, तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए और थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। अभी हमने बताया था आपको कि इसका म्यू लिखा हुआ है BD बटे E। तो अभी पीछे BD बताया थे, क्या बताया था हमने पीछे, चूंकि J बराबर कितना बताया था, NEVD, ये आपको बताया था। अगर आप देखो BD की वैल्यू निकाल दो, तो अगर BD की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, J बाई NE, यही तो होगा। तो अगर NE रख दो, परंतु BD बराबर J बाई NE रखने पर, अगर हम रखते हैं तो देखो मोबिलिटी बराबर कितना, यानी म्यू बराबर ये हो जाएगा J बाई NE, और बाई कितना E होगा। अब इसको नीचे लाओगे तो म्यू बराबर कितना, J बाई NE, और क्या हो जाएगा, कैपिटल E। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी। मात्रक वात्रक अगर लिखना चाहो तो बहुत आसान है, लेकिन मात्रक कभी पूछा नहीं गया, बस आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगली हेडिंग है प्रतिरोध। तो आपने इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि प्रतिरोध क्या होता है, क्योंकि पिछले क्लास आपने पीछे 10th में भी पढ़ा होगा इसको, कि कैसे हम प्रतिरोध की परिभाषा देते हैं।
तो देखो परिभाषा लिख देते हैं, पहले सूत्र लिख देते हैं क्योंकि सूत्र से परिभाषा ज़्यादा समझ में आती है। आप पढ़े होंगे वैद्युत प्रतिरोध, क्या पढ़े होंगे? वैद्युत प्रतिरोध बराबर क्या होता है? इसको लिखते हैं वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर और बटे क्या होता है? वैद्युत धारा। ये तो होता है। अब वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा, तो देखो वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो अब ऐसे लिख देते हैं वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है? जैसे कोई चालक हो, तो कोई चालक होने पर उसमें धारा प्रवाहित, तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है वही वैद्युत प्रतिरोध होता है। जैसे मान लो ये तार हो, तो इलेक्ट्रॉन्स में धारा ऐसे इसमें से धारा बह रही है, तो ये क्या करता है? इसमें अवरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि तार में सभी तार में धारा नहीं बह सकती। जैसे आपको बहुत मोटा तार दे दें, वो बैटरी आप ले लीजिए, तो बैटरी लेकर मोटा तार में कभी धारा नहीं, धारा तो बहेगी लेकिन आपको बहने ही नहीं देगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। इसीलिए तार क्या बहुत पतले रखे जाते हैं। आपने अभी फार्मूला पढ़ोगे कि प्रतिरोध कब अधिक होगा, कम होगा, तो तार बहुत पतले पतले रखे जाते हैं। जब जहाँ धारा वोल्टेज उच्च होता है तो वहाँ पे, लेकिन जब बैटरी की धारा तो बहुत तार पतले होते हैं, जिससे उनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। लेकिन इतने तार में अगर बहुत तार बना दिया जाए मोटा, तो उसमें धारा प्रवाहित कहीं नहीं हो पाए, क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है, धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। तो चलिए अब इसको सिंबल के रूप में लिख लेते हैं। तो जब सिंबल के रूप में लिखो, प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं, और विभवांतर को बी से, और इसको आई से। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। मात्रक की बात करते हैं कि मात्रक क्या होगा? आर का मात्रक, अगर आर का मात्रक निकालें, आर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और आई का मात्रक एम्पियर। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसी को बोला जाता है वोल्ट प्रति एम्पियर, या हम ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अब आप देखो इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिया जाता है ओम। तो एक ओम भी मात्रक होता है, तो एक ओम बराबर 1 वोल्ट और प्रति एम्पियर होता है। यानी इसका मात्रक जो होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, दोनों एक ही मात्रक है। तो आप बार बार पढ़ते हो, ओम को ऐसे लिखा जाता है 1 ओम। अगर ओम ऐसे बना देते हैं तो ओम पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। तो ओम ही, चाहे ये ओमेगा ऐसे पढ़ सकते हो, ये ओमेगा है। तो ओमेगा को ना पढ़ के 1 ओम ही डायरेक्ट पढ़ते हैं, तो ओमेगा का मतलब पढ़ने सिंबल ओमेगा है। तो 1 ओमेगा बराबर लिख सकते हो 1 वोल्ट, और पर क्या हो जाएगा? एम्पियर। ये इतना हो जाएगा। तो बहुत आसानी से ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए अब इसका एक मात्रक और बीमा देख लेते हैं, क्योंकि बीमा भी हमें निकालना है। अगर हम निकालते हैं आर का मात्रक और देखते हैं, अन्य पदों में आर का मात्रक, आर का मात्रक लिखोगे तो यहाँ पर क्या आता है? विभव। विभव का मतलब वोल्ट, तो आप वोल्ट लिख सकते हो ना। चलो ठीक है, वोल्ट और प्रति कितना? एम्पियर। लेकिन हमें और कुछ लिखना है, क्योंकि वोल्ट हमें नहीं याद है। तो विभवांतर, विभवांतर बराबर क्या? जूल प्रति कूलाम होता है। तो हम इसके बराबर क्या, वोल्ट बराबर लिख सकते हैं जूल और प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। अगर आप इसको एम्पियर है, इसको नीचे लाइए तो एम्पियर ही रहेगा। अब आप देखो जूल को क्या लिख सकते हो? अगर नीचे ले आए तो ये तो नीचे हो जाएगा, ऐसे लिखोगे जूल, और यहाँ पर कूलाम और एम्पियर हो जाएगा। चलो इसको एमकेएस पद्धति में निकालना है, तो जूल को क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे किग्रा, और इसके बाद कितना? मीटर स्क्वायर, और सेकेंड माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर कूलाम है तो Q बराबर I इंटू टी, तो एम्पियर, एम्पियर, और ये हो जाएगा सेकेंड। और इसकी बात करते हैं तो ये क्या? एम्पियर हो जाएगा।
अगर एम्पियर लिखा हुआ है तो देखो अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये किग्रा हो जाएगा, यहाँ मीटर है, मीटर नीचे नहीं, तो ये क्या हो जाए मीटर की घात 2। सेकेंड है तो सेकेंड लिख दो, लेकिन 2 है, एक ऊपर जाएगा तो 2 एक कितना हो जाएगा 3, इसकी घात कितनी -3 हो गया, 1 1 2, तो एम्पियर की घात कितना हो जाएगा, एम्पियर की घात -2। तो ये मात्रक आ गया। अगर हम बीमा लिखते हैं, आर की बीमा, अगर आर की बीमा लिखोगे तो ये क्या होगा, एम किलोग्राम का एम हो जाएगा, मीटर का L2 हो जाएगा, सेकंड का T-3 और A-2, ये इसकी बीमा हो जाएगा। तो बस इतनी ही पढ़ना था, कभी पेपर में पूछा गया, बहुत आसान आसान सा है, बस आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऐसे हम पढ़ लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ सको। स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका भी ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे। बस इतना ही पढ़ते रहिए, बस ऐसे आपको छोटी छोटी वीडियो मिलती रहेगी, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि अन्य दोस्त भी पढ़ पाएँ, जो समझ पाएँ और अच्छे नंबर वो भी प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।